किसी ने कहा है, एक राष्ट्र का आत्मज्ञान उसके नागरिकों की गिनती से शुरू होता है। जब कोई राष्ट्र खुद को गिनता है तो वो खुद को नवीनीकृत करता है। और ये बात आज के दौर में कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल, ये एक तरह से देश का खुद से सामना करना है, आईने में देखने जैसा। और शायद यही वजह है कि हम 143 सालों में पहली बार इस आईने में देखने से कतरा रहे हैं। एक दशक से भी ज्यादा हो गया। द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे की परतों को खोलेंगे। भारत की जनगणना, जो 2021 में होनी थी, पर अब लगता है कि 2027 से पहले नहीं होगी। हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक शानदार विश्लेषण पर आधारित है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये देरी सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कुछ गहरा चल रहा है। और देखिए, ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो ये जानना चाहता है कि सरकारें फैसले कैसे लेती हैं और हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। सही कहा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। तो शुरू करें? हाँ, देखिए, जब हम कहते हैं कि जनगणना में देरी हो रही है तो ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन अगली जनगणना के आंकड़े आते आते 16-17 साल बीत चुके होंगे। ये आजादी के बाद का सबसे लंबा गैप है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। आधिकारिक वजह तो महामारी बताई गई है। हाँ, लेकिन वो तर्क थोड़ा खोखला लगता है। सोचिए, उसी महामारी के दौर में हमने कितने चुनाव करवाए। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बड़े और जटिल राज्यों में चुनाव हुए। बिल्कुल। तो जब हम वोट गिन सकते हैं तो लोगों को क्यों नहीं गिन सकते? ये सवाल तो उठता है। सही बात है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। आज हम मेरे ख्याल से 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला तो यही कि ये जो 16-17 साल का डेटा ब्लैक होल बन गया है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा, वो एक सवाल जो हर बार उठता है, जाति का सवाल। हाँ, जाति की गिनती क्या इस बार होगी। और तीसरा, उन करोड़ों लोगों की कहानी जो शहर बनाते हैं पर गिने अपने गांव में जाते हैं, मतलब प्रवासी मजदूर। और आखिर में टेक्नोलॉजी। ये जो पहली डिजिटल जनगणना होगी, ये एक मौका है या निगरानी का नया दरवाजा? बहुत अच्छे। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। 16 साल पुराने आंकड़ों पर देश चलाना, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप 10 साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पर आज की बीमारी का इलाज कर रहे हों। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार एक ऐसे भारत के लिए नीतियां और बजट बना रही है जो 2011 में था, आज के भारत के लिए नहीं। मतलब हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं एक तरह से, हाँ। चाहे वो गरीबों के लिए राशन की योजना हो, शहरों में नए फ्लाईओवर बनाने का प्लान हो, या फिर वित्त आयोग जो राज्यों को पैसा बांटता है, सब कुछ पुरानी आउटडेटेड जानकारी पर चल रहा है। और मुझे लगता है ये सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं होगा, इसका कोई बड़ा संवैधानिक असर भी है। क्योंकि मैंने सुना है सरकार इसे अब जनगणना 2027 कह रही है। जनगणना 2021 में हुई देरी नहीं। आपने एकदम नस पकड़ ली। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हमारे संविधान में 84वां संशोधन साफ कहता है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी डेलिमिटेशन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर होगा। ओह अच्छा। तो जनगणना 2027 कहकर सरकार ने उस शर्त को पूरा कर दिया है। एक मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है वो भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। वो तो परिसीमन के बाद ही लागू होना है। अगर जनगणना 2027 में होगी और फिर परिसीमन की प्रक्रिया में ही मान लीजिए 4-6 साल लग जाएंगे, तब तो ये 2033-34 से पहले लागू ही नहीं हो सकता। अरे एग्जैक्टली। तो सरकार का 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने का जो वादा है वो गणित के हिसाब से ही नामुमकिन हो जाता है। वाह, मतलब एक प्रशासनिक देरी का असर हमारे लोकतंत्र के इतने बड़े सुधार पर पड़ रहा है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो ये देरी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक वादों के भविष्य को तय कर रही है। ठीक है, तो ये देरी सिर्फ नीतियों और योजनाओं पर ही असर नहीं डाल रही। इसका एक और पहलू है जो सीधे हमारे समाज के ताने बाने से जुड़ा है, और वो है जाति का सवाल। सरकार ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से यूं कहें कि सबसे विस्फोटक हिस्सा है। और ये जानना दिलचस्प है कि आजाद भारत ने कभी जाति की गिनती क्यों नहीं की, सिवाय एससी और एसटी के। आखिरी बार ये 1931 में हुआ था। क्यों नहीं की? हमारे गणतंत्र के निर्माताओं को लगा कि अगर सरकार आधिकारिक तौर पर जातियों को गिनेगी
तो ये पहचान और मजबूत होगी, जबकि वो इसे मिटाना चाहते थे। एक आदर्शवादी सोच थी। लेकिन क्या आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है? 2011 में एक कोशिश तो हुई थी, SECC, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना। हाँ, हुई थी। और उसका डेटा आज भी सरकारी फाइलों में बंद है। क्यों? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर सब जानते हैं कि असली वजह राजनीतिक थी। कोई भी सरकार उस जिन्न को बोतल से बाहर नहीं निकालना चाहती थी। तो अब 2027 में सवाल फिर वही है, अगर जाति गिनी जाती है तो इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क क्या है? पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है ऑनेस्ट पॉलिसी मेकिंग का, मतलब ईमानदार नीति निर्माण। आज ओबीसी आरक्षण से लेकर कई योजनाओं पर बहस होती है, लेकिन किसी को ठीक से पता ही नहीं कि किस जाति समूह की कितनी आबादी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। सब कुछ अनुमानों पर चल रहा है। पर अगर हमारे पास सटीक डेटा होगा तो नीतियां हकीकत पर बनेंगी, हवा में नहीं। और इसके खिलाफ क्या तर्क दिया जाता है? यही कि इससे समाज में जातिवाद और बढ़ेगा? हाँ, मुख्य डर यही है कि इससे जाति आधारित राजनीतिक गोलबंदी और तेज हो जाएगी। हर समूह अपने नंबरों के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी मांगेगा। लेकिन यहाँ एक पलटा सवाल उठता है, क्या बिना डेटा के नीति बनाना ज्यादा खतरनाक नहीं है? स्रोत एक बहुत पावरफुल बात कहता है, अज्ञानता तटस्थ नहीं होती। जब आप जानने से इनकार करते हैं तो आप यथास्थिति को मजबूत करते हैं। मतलब आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। ये बात तो सोचने वाली है। लोकतंत्र को कभी-कभी असहज करने वाली सच्चाई की भी जरूरत होती है। सही कहा। अब जनगणना के एक और ब्लाइंड स्पॉट पर आते हैं, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हमारे देश के अंदर पलायन करने वाले लोग, इंटरनल माइग्रेंट्स। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्रोत में जो उदाहरण दिया है वो आंकड़े खोलने वाला है। मुंबई को बनाने वाला मजदूर बिहार में गिना जा रहा है और हरियाणा की फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी आबादी को गलत जगह गिन रहे हैं। जनगणना का सिद्धांत है कि व्यक्ति को वहां गिना जाए जहां वो सामान्यतः निवास करता है। लेकिन इन मजदूरों के लिए उनका गांव ही उनका स्थायी पता माना जाता है, भले ही वो साल के 10 महीने किसी और शहर में गुजारते हों। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ी है या इसका कोई और भी असर है? नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के दिल पर चोट करता है। कैसे? सोचिए, वो मजदूर मुंबई में काम करता है, वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, टैक्स देता है, लेकिन मुंबई के नगर निगम चुनाव में वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसका वोट तो बिहार के उस गांव में है। हाँ, जहां शायद वो साल में एक बार जाता हो। यानी उसकी आवाज वहां है जहां उसका आज नहीं है, और जहां उसका आज है वहां उसकी आवाज ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी चुनावी खामी है। बिल्कुल। और इसके दोहरे परिणाम होते हैं। पहला, मुंबई जैसी शहर की सरकारें अपने निवासियों के एक बड़े हिस्से के प्रति जवाबदेही नहीं होती। उन्हें पता है कि ये लोग उन्हें वोट नहीं दे सकते, तो उनकी बस्तियों पर ध्यान क्यों दें? और दूसरा, बिहार के उस गांव को उन लोगों के नाम पर संसाधन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है जो अब वहां रहते ही नहीं है। ये तो दोनों तरफ से नुकसान है। शहरों को जवाबदेही नहीं मिलती और गांवों को झूठा प्रतिनिधित्व। इसका कोई हल नहीं है क्या? दिलचस्प बात यह है कि कानून में हल है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य निवास की जगह पर वोटर के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। तो फिर होता क्यों नहीं? प्रक्रिया इतनी जटिल है और राज्यों के बीच तालमेल की इतनी कमी है कि ये नियम जमीन पर कभी लागू ही नहीं हो पाता। नतीजा ये है कि करोड़ों लोग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगभग अदृश्य हैं। तो हमें लोगों को बेहतर तरीके से गिनने की जरूरत है, और शायद सरकार का जवाब है टेक्नोलॉजी। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। हाँ, टैबलेट्स का इस्तेमाल होगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। प्रक्रिया तेज होगी, गलतियों की गुंजाइश कम होगी, और हमें नतीजे भी जल्दी मिलेंगे। डेटा की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा एक दोधारी तलवार होती है। और दूसरी धार है प्राइवेसी। यही डर है ना? बिल्कुल। कि जब हमारी इतनी सारी जानकारी, नाम, पता, परिवार, जाति, आमदनी, सब कुछ एक डिजिटल डेटाबेस में होगा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR और वोटर ID जैसे दूसरे डेटाबेस से जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा होता है तो सरकार हर नागरिक की एक 360 डिग्री प्रोफाइल बना सकती है। फिर ये जनगणना नहीं, निगरानी बन जाएगी। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो नागरिकों को ये भरोसा कैसे दिलाया जाए कि गिने जाने का मतलब ट्रैक किया जाना नहीं है? इसका एक ही तरीका है, बहुत सख्त कानूनी सुरक्षा। मतलब?
कानून में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जनगणना के डेटा को किसी भी हाल में किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा और इसका इस्तेमाल नागरिकता साबित करने या छीनने जैसी किसी भी प्रक्रिया में नहीं होगा। तकनीक कुशलता ला सकती है, लेकिन भरोसा सिर्फ कानून ही दे सकता है। बिल्कुल, और इसमें राज्यों की भूमिका भी बहुत अहम है। हाँ, संघवाद का क्या? जनगणना को केंद्र सरकार के नियंत्रण का एक साधन नहीं बनना चाहिए, ये निष्पक्षता का एक उपकरण होना चाहिए। तो राज्यों को क्या मिलना चाहिए? राज्यों को डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया में रियल टाइम पहुंच मिलनी चाहिए, पब्लिक डैशबोर्ड होने चाहिए और फाइनल नतीजों से पहले एक स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। हमें 2011 के SEC वाला अनुभव दोहराने से बचना होगा, जहां डेटा इकट्ठा तो हुआ पर कभी सामने ही नहीं आया। हाँ, पारदर्शिता ही भरोसे की कुंजी है। सही कहा। जनगणना सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं, ये सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का एक राष्ट्रीय अनुबंध है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो एक अच्छी और भरोसेमंद जनगणना 2027 कैसे दिखनी चाहिए? मुझे लगता है इसके 4 मजबूत स्तंभ होने चाहिए। बताइए। पहला, इसे व्यापक होना चाहिए, मतलब इसमें जाति की गिनती शामिल होनी चाहिए। दूसरा, इसे सटीक होना चाहिए, लोगों को वहां गिना जाना चाहिए जहां वे असल में रहते और काम करते हैं। हाँ, प्रवासियों को अदृश्य नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, इसे पारदर्शी होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया राज्यों और जनता की निगरानी में हो, बंद दरवाजों के पीछे नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इसे संरक्षित होना चाहिए। हर हाल में नागरिकों की निजता की रक्षा हो और ये सुनिश्चित करना होगा कि जनगणना निगरानी का हथियार न बने। बिल्कुल। शोध के आखिरी वाक्य इस पूरी बहस का सार है। एक गणतंत्र जो गिनना बंद कर देता है, वो अंततः परवाह करना बंद कर देता है। और जब हम निष्पक्षता और दूरदर्शिता से गिनती करते हैं, तो हम न्याय से शासन करते हैं। 6 साल की देरी की कीमत हम पहले ही चुका रहे हैं। जनगणना 2027 सिर्फ ये नहीं बताएगी कि हम कितने हैं, ये तय करेगी कि आने वाले दशक में संसाधन कैसे बटेंगे, राजनीतिक ताकत किसके हाथ में होगी और देश का भविष्य कैसा होगा। हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जब ये जनगणना आखिरकार होगी, तो क्या इसके आंकड़े सिर्फ ये बताएंगे कि हम कितने हैं, या वे हमें ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि एक लोकतंत्र के रूप में हमें कौन होना चाहिए और हम किसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं?